Dear students, first of all, very much good morning to all of you. इससे पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ सिलेक्शन का टॉपिक शेयर किया था, सिलेक्शन का टॉपिक शुरू किया था, जिसके अंदर मैंने आपको सिलेक्शन का कंसेप्ट बताया था, सिलेक्शन का मीनिंग बताया था, सिलेक्शन का डेफिनेशन बताई थी। मैंने आपको बताया था कि सिलेक्शन होता क्या है, कैसे सिलेक्शन एक नेगेटिव प्रोसेस के रूप में जाना जाता है, कि सिलेक्शन को हम नेगेटिव प्रोसेस क्यों कहते हैं, ये सारा मैंने आपको बताया था। आज हम सिलेक्शन का एक प्रोसेस को स्टडी करेंगे कि सिलेक्शन का प्रोसेस होता क्या है। सिलेक्शन का वैसे तो अगर हम प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन का प्रोसेस जो है वो कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि सिलेक्शन के प्रोसेस में ये सारे स्टेप्स ही इस्तेमाल किए जाएंगे। किसी बड़ी कंपनी में इसे एक दो स्टेप ऐड भी किए जा सकते हैं और किसी छोटी कंपनी में एक दो स्टेप को माइनस भी किया जा सकता है। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द कंपनी, लेवल ऑफ द कंपनी। फिर भी हम लोग एक स्टैंडर्ड प्रोसेस की बात करें तो स्टैंडर्ड प्रोसीजर में हम लोग सिलेक्शन के प्रोसेस की बात करते हैं। तो ये फॉलोइंग जो हम आपको 8 स्टेप्स बताएंगे, तो नॉर्मली ये 8 स्टेप्स सिलेक्शन प्रोसीजर के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से 8 स्टेप हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, दूसरा आता है सिलेक्शन टेस्ट, तीसरा आता है हमारे पास एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, फोर्थ हमारे पास आता है रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक्स, फिफ्थ हमारे पास आता है सिलेक्शन डिसीजन, सिक्स्थ हमारे पास आता है मेडिकल एग्जामिनेशन, सेवन्थ हमारे पास आता है जॉब ऑफर और एट्थ हमारे पास आता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो आज की इस वीडियो में हम आपके साथ ये सारे के सारे 8 के 8 स्टेप्स आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वेरियस स्टेप्स ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस। तो फर्स्ट दैट इज़ प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग क्या होती है? सिलेक्शन प्रोसीजर शुरू करने से पहले ही, सिलेक्शन प्रोसेस शुरू करने से पहले ही जितने भी एप्लीकेशंस हमारे पास आई हैं, हम उन एप्लीकेशंस को स्क्रूटनाइज कर लेते हैं, हम उन एप्लीकेशन को चेक कर लेते हैं कि उसमें से कितनी एप्लीकेशन हमारी रिक्वायरमेंट को या हमारी दी हुई क्वालिफिकेशन को या हमारे दिए हुए एक्सपीरियंस को मैच करती हैं। अगर कोई क्वालिफिकेशन हमारे गिवन क्वालिफिकेशन से मैच नहीं करती तो हम उस एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर देते हैं, रिफ्यूज़ कर देते हैं और उसको आगे की प्रोसेस में इन्वॉल्व करते ही नहीं हैं। मीन टू से जैसी सारी एप्लीकेशंस हमारे पास आ जाती हैं, हम उन एप्लीकेशंस को चेक करेंगे, उन एप्लीकेशन को स्क्रूटनाइज करेंगे। उसके बाद जो एप्लीकेशंस हमारी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन या हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फिट हैं, हम उनको एक्सेप्ट करेंगे और आगे के सिलेक्शन प्रोसेस में लेके जाएंगे। और जो एप्लीकेशन हमें सूट नहीं करती हम उनको वहीं पर रिफ्यूज़ कर देंगे। ठीक है जी, दिस वाज द प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। सेकंड पे आ जाइए सिलेक्शन टेस्ट। जैसे हम प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग कर लेते हैं, अब जो एप्लीकेंट्स हमारे पास बचे हैं या जो एप्लीकेशंस हमारे पास बची हैं, हम उसका सेकंड लेवल पर आके क्या करते हैं, टेस्ट लेते हैं। रिटन टेस्ट का नाम लेते हैं रिटन टेस्ट का। रिटन टेस्ट जो भी कैंडिडेट होते हैं उनको सबको इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि एक पर्टिकुलर डेट के ऊपर ये टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। जो टेस्ट भी होते हैं वो हमारे पास बेसिकली 4 तरह के टेस्ट होते हैं। इनको 4 कैटेगरी में बांट सकते हैं। हर कंपनी अपनी अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सभी के सभी टेस्ट भी कंडक्ट करवा सकती है या फिर कोई 1, 2 या 3 टेस्ट भी कंडक्ट करवा सकती है। चलिए इन टेस्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है इंटेलिजेंट टेस्ट। इंटेलिजेंट टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जिसकी हेल्प से कैंडिडेट के इंटेलिजेंस क्वोशंट, जिसको बोलते हैं IQ, आई रिपीट, जिसके हेल्प से इंटेलिजेंस क्वोशंट IQ को चेक करने की कोशिश की जाती है कि एक कैंडिडेट का इंटेलिजेंट क्वोशंट है क्या, इंटेलिजेंट क्वोशंट है क्या, उसकी जो डिसीजन लेने की एबिलिटी है वो क्या है, जजमेंट लेने की एबिलिटी क्या है वो क्या है। इस तरह के इंटेलिजेंट टेस्ट का टारगेट ये होता है कि व्यक्ति के, कैंडिडेट की डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को, उसकी जजमेंट एबिलिटी को, उसकी IQ को टेस्ट करने की कोशिश की जाती है। दूसरा हमारे पास इसमें आता है एप्टीट्यूड टेस्ट। अब एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर क्या होता है, एप्टीट्यूड एज टेस्ट की हेल्प से हम किसी भी कैंडिडेट की लर्निंग पोटेंशियल्स को चेक करने की कोशिश करते हैं या मेजर करने की कोशिश करते हैं। हम किसी भी इंडिविजुअल की लर्निंग की पोटेंशियल्स क्या हैं, कि अगर फ्यूचर में उसको कोई ट्रेनिंग देने की कोशिश, फ्यूचर में अगर उसको कोई ट्रेनिंग दी जाए तो कितनी जल्दी वो उस ट्रेनिंग को ग्रास्प कर लेगा, ले लेगा, या कोई कैंडिडेट में कितनी कैपेसिटी है कि वो कितनी जल्दी अपने आप को डेवलप कर लेगा नई टेक्निक्स के अकॉर्डिंगली। थर्ड हमारे पास यहाँ पे आता है पर्सनैलिटी टेस्ट। अब पर्सनैलिटी वो नहीं जो आजकल के स्टूडेंट्स सोचते हैं कि हाँ बहुत अच्छे कपड़े पहन लिए तो उनकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पर्सनैलिटी टेस्ट क्या होगा कैंडिडेट्स का, हम इसमें चेक करने की कोशिश करेंगे पर्सनैलिटी टेस्ट के अंदर कि एक पर्सन की इमोशनल
पर्सन की इमोशनल लेवल क्या है, मिंटू से उसका मैच्योरिटी लेवल क्या है, उसके एक पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर रिएक्शंस कैसे रहते हैं, उसकी खुद की वैल्यूज़, लाइफ की वैल्यूज़ कैसी हैं, वो एक पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर कैसा बिहेव करता है, एक पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर किस तरह के उसके रिएक्शंस रहते हैं। अगर कोई किसी कभी उसके ऊपर काम का स्ट्रेस हो जाए, वर्कलोड बढ़ जाए, वर्कलोड स्ट्रेस हो जाए, स्ट्रेस हो जाए, तो उस तरह में उसका रिएक्शंस कैसे रहते हैं। तो इस तरह की ओवरऑल पर्सनैलिटी इस तरह के टेस्ट के अंदर चेक करने की कोशिश की जाती है। फोर्थ हमारे पास इसमें आता है ट्रेड टेस्ट। अब ट्रेड टेस्ट क्या है? अंडर द ट्रेड टेस्ट वी ट्राई टू चेक द एग्जिस्टिंग स्किल ऑफ द इंडिविजुअल, मतलब एक व्यक्ति की प्रेजेंट की स्किल कैसी है, प्रेजेंट में वो कितना स्किल्ड है, उसकी प्रोफिशिएंसी कितनी है, उसकी नॉलेज का लेवल कितना है, उसकी प्रोफेशनल और टेक्निकल ट्रेनिंग कितनी है। यहाँ पे एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन अराइज होता है कि स्टूडेंट्स कुछ बोलते हैं कि सर ट्रेड टेस्ट और एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या डिफरेंस है। मैं आपको फिर थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। ट्रेड टेस्ट में हम कोशिश करते हैं कि एक व्यक्ति की प्रेजेंट स्किल क्या है, एक व्यक्ति को प्रेजेंटली कितनी नॉलेज है, उसकी प्रेजेंटली प्रोफेशनल स्किल क्या है, टेक्निकल ट्रेनिंग कितनी हुई है। लेकिन हम लोग एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर उसकी लर्निंग एबिलिटीज टेस्ट करने की कोशिश करते हैं कि वो कितनी जल्दी लर्न कर लेता है, कितनी जल्दी किसी चीज़ को सीख लेता है, उसके अंदर पोटेंशियल कितना है लर्न करने का। आई होपफुली आपको दोनों चीज़ों में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा कि ट्रेड टेस्ट के अंदर एग्जिस्टिंग नॉलेज चेक करते हैं और एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर उसकी लर्निंग एबिलिटी, उसकी लर्निंग एबिलिटी को टेस्ट किया जाता है, उसके पोटेंशियल फॉर लर्निंग को चेक किया जाता है। होपफुली इट इज़ क्लियर। नाउ द थर्ड पॉइंट इज कॉल्ड एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। जब कोई कैंडिडेट हमारा जो फर्स्ट लेवल था दैट वाज प्रीलिम स्क्रीनिंग और दूसरा लेवल जो था सिलेक्शन टेस्ट, उसको क्लियर कर लेता है, तो एट थर्ड लेवल पर हम लोग एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू को कंडक्ट किया जाता है। थर्ड लेवल पर एम्प्लॉयज़ को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू होता क्या है, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू क्या होता है? इट इज़ जस्ट, अगर हम सिंपल वर्ड में कहें, फेस टू फेस इंटरेक्शन बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय या बिटवीन द एक्सपर्ट एंड जॉब सीकर। मिनटू से फेस टू फेस इंटरेक्शन मतलब एक कैंडिडेट जिसको अपॉइंट किया जाना कंपनी के अंदर, उसकी और कंपनी के ओनर्स की या कंपनी के ओनर या एक्सपर्ट के बीच में फेस टू फेस इंटरेक्शन होती है। अब अगर हम यहाँ पे कहें कि इसकी ज़रूरत ही क्या है, लेकिन क्योंकि हमने एक व्यक्ति का इंटेलिजेंस टेस्ट कर लिया, एप्टीट्यूड टेस्ट कर लिया, पर्सनैलिटी टेस्ट कर लिया, ट्रेड टेस्ट कर लिया, उसकी क्वालिफिकेशन सब कुछ मैच करी, तो होपफुली ही इज़ फिट फॉर द जॉब। बट ऐसा नहीं है। इंटरव्यू का बहुत बड़ा बेनिफिट रहता है। इंटरव्यू की हेल्प से कोई भी कंपनी किसी भी व्यक्ति के कॉन्फिडेंस लेवल को चेक कर सकती है कि वो पर्सन कितना कॉन्फिडेंट है, एक पर्टिकुलर ग्रुप के सामने कैसा बिहेव करता है, अपने सीनियर्स के सामने किस तरह से बिहेव करता है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है। इन चीज़ों को वहाँ पर चेक किया जा सकता है। उसका नॉलेज का लेवल, उससे डायरेक्ट जब एक्सपर्ट क्वेश्चंस करते हैं, फेस टू फेस इंटरेक्शन करते हैं, तो उसका वो जवाब किस तरह से अपनी बात को प्रेजेंट करता है, उसका वे ऑफ प्रेजेंटेशन कैसा है, इन सभी बातों को चेक किया जा सकता है। अच्छा, फॉर एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू की अगर बात करें तो एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू बेसिकली फ्रॉम द साइड ऑफ एम्प्लॉय, जो कैंडिडेट है उसके लिए भी बेनिफिशियल है, क्योंकि एम्प्लॉय भी यहाँ पर बैठकर कुछ अपनी क्वेरीज को क्लियर कर सकता है कि जैसे कि उसका सैलरी स्केल क्या होगा, उसकी वर्किंग कंडीशंस क्या होंगी, उसको कहाँ पर पोस्ट किया जाएगा, उसके वर्किंग हार्स क्या होंगे, उसको अदर बेनिफिट्स क्या दिए जाएंगे कंपनी की तरफ से। इस तरह के कुछ क्वेश्चंस भी वो वहाँ पर बैठ के अपने कंपनी के एम्प्लॉयर से पूछ सकता है, जो कि उसके लिए सूटेबल भी हो सकते हैं, ठीक है, जो कि उसको फ्यूचर में बेनिफिट भी दे सकते हैं। Hopefully it is clear now. Now come on the fourth topic, that is reference and background check. अब reference and background check क्या है? नॉर्मली जब भी कोई कैंडिडेट कंपनी में अप्लाई करता है तो कैंडिडेट से दो बैकग्राउंड चेक के लिए या दो रेफरेंस ऐसी मांग ली जाती हैं, दो नाम ऐसे मांग लिए जाते हैं जो उस कैंडिडेट को अच्छे से जानते हैं, एक्सेप्ट देयर फैमिली मेम्बर्स, उनके फैमिली मेम्बर्स को छोड़कर जो सोसाइटी के अंदर, लोकेलिटी के अंदर उसको अच्छे से जानता है, कोई ऐसे दो नामों को मांग लिया जाता है। कंपनी के पास जब कोई कैंडिडेट तीनों लेवल पार कर लेता है और कंपनी सोचती है कि हाँ, हम इन कैंडिडेट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी जॉब के लिए, अपनी कंपनी में जॉब के लिए, तो वहाँ पर वो उनकी रेफरेंस और बैकग्राउंड चेकिंग के लिए उन नामों को यूज़ करती है। वो कंपनी उन व्यक्तियों से उस पर्टिकुलर कैंडिडेट की पास्ट हिस्ट्री के बारे में पूछ सकती है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन गेन कर सकती है और ये जान सकती है कि जो कैंडिडेट ने हमारे पास एप्लीकेशन के अंदर इंफॉर्मेशन भरी है वो इंफॉर्मेशन बिल्कुल ठीक दी हुई है या उसमें कोई गलती है या उसमें कोई गड़बड़ करी गई है, और किस और कैंडिडेट के पर्सनल कैरेक्टर के बारे में भी जाना जा सकता है विद द हेल्प ऑफ रेफरेंस एंड बैकग्राउंड।
फिफ्थ लेवल पर हमारे पास जो होता है वो होता है सिलेक्शन डिसीजन। जो कैंडिडेट चारों लेवल को पार कर लेता है तो यहाँ पर एक लिस्ट बना ली जाती है कि दैट इज़ कि इतने कैंडिडेट हमारी जॉब को सूट करते हैं और इतने कैंडिडेट हमारी जो कंपनी की जॉब को सूट नहीं करते। मीन टू से पूरी लिस्ट को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया जाता है। व्हेन फर्स्ट लिस्ट सूटेबल कैंडिडेट फॉर द कैंडिडेट, सूटेबल कैंडिडेट फॉर द जॉब, सूटेबल कैंडिडेट फॉर द जॉब, और सेकंड लिस्ट हमारे पास आती है अनसूटेबल कैंडिडेट फॉर द जॉब। अब जो कैंडिडेट सूटेबल होते हैं उनको क्या कहाँ भेजा जाता है, एक मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजा जाता है। दैट वाज अ 6 स्टेप। कंपनी फिर क्या करती है, इस स्टेज के ऊपर अपने जो सेलेक्टेड कैंडिडेट होते हैं उनको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजा जाता है, ताकि ये जांच की जा सके कि वो व्यक्ति फिजिकली हमारी कंपनी के लिए फिट है या नहीं है। उसको मेडिकल करवाना पड़ता है। कई बार कंपनी के पास अपने डॉक्टर्स होते हैं जिनके साथ उनका टाई अप होता है और कंपनी कहते हैं कि आप उनसे एक फिटनेस का सर्टिफिकेट लेके आइए। डॉक्टर वहाँ पर कैंडिडेट का पूरा फिजिकल एग्जामिनेशन करता है एंड देन उसका फिजिकल एग्जामिनेशन का एक फिटनेस सर्टिफिकेट वहाँ पर लेना पड़ता है। 7th स्टेप पर अब आते हैं, दैट इज़ जॉब ऑफर। अब जॉब ऑफर क्या है? जॉब ऑफर के अंदर जब एक कैंडिडेट सारे लेवल्स पार कर जाता है, पहले 6 लेवल पार कर जाता है, पहले 6 लेवल पार कर लेता है, वहाँ पर उसको कंपनी की तरफ से एक जॉब ऑफर प्रोवाइड की जाती है कि अब आपको जॉब की ऑफर दी गई है। अब कंपनी की तरफ से जॉब की ऑफर है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। कंपनी की तरफ से जॉब की ऑफर है, कैंडिडेट उसको यस भी कर सकता है और रिफ्यूज़ भी कर सकता है। इस जॉब ऑफर के अंदर कंपनी नॉर्मली डेट ऑफ ज्वाइनिंग बताती है, टर्म एंड कंडीशन बताती है जॉब की, उसको क्या सैलरी स्केल दिया जाएगा, उसका क्या काम करना, उसको क्या क्या ड्यूटीज़ परफॉर्म करनी होंगी, क्या क्या अथॉरिटीज़ को दी जाएंगी, इस सब के बारे में डिटेल होती है। 8th स्टेप हमारे पास है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मैंने आपको अभी 7th लेवल में बताया कि जॉब ऑफर के अंदर केवल कंपनी क्या बताती है, उसको जॉब के लिए ऑफर करती है। अभी भी यहाँ पर कैंडिडेट इस जॉब ऑफर को रिफ्यूज़ कर सकता है, लेकिन 8th लेवल पर जब कैंडिडेट भी उस जॉब को एक्सेप्ट कर लेता है तो कंपनी और कैंडिडेट के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, जिसको हम अपॉइंटमेंट लेटर भी कहते हैं। अपॉइंटमेंट लेटर इशू कर दिया जाता है बाय द कंपनी टू द एम्प्लॉय, जिसके ऊपर दोनों के सिग्नेचर हो जाते हैं कि दोनों ही एक पर्टिकुलर टर्म एंड कंडीशन के ऊपर यस कर गए हैं। अब उसमें एक कॉमन कंडीशंस होती हैं, जैसे कि जॉब टाइटल्स क्या है, ड्यूटीज़ क्या हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, क्या उसको सैलरी मिलेगी, क्या उसको अलाउंस मिलेंगे, उसके आवर्स ऑफ वर्क क्या रहेंगे, लीव के रूल्स क्या रहेंगे, डिसिप्लिनरी रूल्स क्या हैं, प्रोबेशन पीरियड्स क्या हैं, नंबर ऑफ थिंग्स, जो ये सारे पॉइंट जो होंगे वो कॉमन होंगे। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई ये पहले ही डिस्कस कर लेंगे जॉब शुरू होने से पहले, और सब कुछ रिटर्न में होगा, जिसको हम अपॉइंटमेंट लेटर भी देते हैं। होपफुली दीज वर द 8 स्टेप्स बाय विच यू कैन अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। ये एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है। बाकी मैंने आपको अभी भी कहा कि कंपनी टू कंपनी कुछ स्टेप्स इसमें और भी ऐड हो सकते हैं, कुछ स्टेप्स इसमें डिलीट भी किए जा सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू अवर सिलेबस ये 8 स्टेप्स दिए गए हैं जो कि नॉर्मली हर कंपनी के अंदर फॉलो किए जाते हैं। आज की वीडियो में यहीं तक। एट लास्ट मैं आपसे इस वीडियो में फिर से आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इसका फ़ायदा आपको यह रहेगा कि आपको जब भी कोई वीडियो मैं अपलोड करता हूं उसकी नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिल जाएगी। एंड these videos are very much beneficial for your exam point of view. So at last, thanks to all of you. Thank you.